हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियों को वन बाय वन करके साझा किया जा रहा है। इस समय हम टीचिंग मॉडल्स को वन बाय वन करके साझा कर रहे हैं और आज का हमारा टीचिंग मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अग्रिम संगठक प्रतिमान या अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान हिंदी में लिखकर आता है और इंग्लिश में इसे हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहते हैं। चलिए इस मॉडल को हम विस्तार से पढ़ते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या बातें हैं। तो इस मॉडल के जो प्रतिपादक हैं वो डेविड ऑसबेल हैं। 1963 में इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया है। और ये किस टीचिंग मॉडल फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मॉडर्न टीचिंग मॉडल, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के सूचना प्रक्रिया मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत ये आता है। हम कहें कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कौन से सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये उपग्रहण अधिगम सिद्धांत, सबसम्पशन लर्निंग थ्योरी, एकीकृत सामंजस्य सिद्धांत, इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, इन थ्योरी पर बेस्ड ये टीचिंग मॉडल है। ये थ्योरीज क्या हैं इसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे वन बाय वन करके। तो लेकिन इनसे पहले हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि अगर हम बात कर रहे हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल मतलब क्या। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। अपने जो कंटेंट है, हमें जो प्रेजेंट करना है क्लासरूम में जाने के लिए, उसके लिए जो भी हमने कंटेंट तैयार करा, उस कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करेंगे पहले से, इसलिए इसको एडवांस ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। हम इसे क्या करेंगे, पहले से ही इस प्रकार से इसको व्यवस्थित रखेंगे कि ये मॉडल में जो भी कंटेंट हमें पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, ये सारा कंटेंट बच्चों को ईजिली समझ में भी आ जाए और साथ में ये उनके माइंड में इस तरीके से फिट हो जाए कि जब भी कभी इसकी ज़रूरत हो, इस ज्ञान की ज़रूरत हो, तो इस ज्ञान को वो अपने सामान्य जीवन में बच्चे इस्तेमाल कर सकें। ऑसबेल ने कहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक टीचिंग प्रतिमान को डिज़ाइन करने का प्रमुख उद्देश्य है। अग्रिम व्यवस्थापक टीचिंग मॉडल को डिज़ाइन करने का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को प्रभावी बनाना, संज्ञानात्मक संरचना को प्रभावी बनाना। जहाँ संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है कि किसी समय विशेष पर, किसी विषय विशेष में किसी व्यक्ति का ज्ञान कितना स्पष्ट, सुव्यवस्थित और स्थायी है। कहने का मतलब है कि ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं डेविड ऑसबेल। एक्चुअली में डेविड ऑसबेल के टीचिंग मॉडल में आप देखेंगे किस थ्योरी पे है, तो यहाँ पे लास्ट में आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत लिखा है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसमें कि जीन प्याजे भी आते हैं, कोहलबर्ग भी आते हैं, तो इन लोगों ने भी, वाइगोट्स्की ने, इन लोगों ने जो सिद्धांत दिया है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जीन प्याजे का नाम और जीन प्याजे और ब्रूनर का नाम जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है। तो वास्तव में जो डेविड ऑसबेल थे वो प्याजे के विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित थे और उन्होंने जो प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो इसकी मेटा का कॉन्सेप्ट था, जो आरेखित संरचना बच्चे अपने मस्तिष्क में बनाते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चे के माइंड में कुछ जो है आरेख बनते हैं, उन्हीं आरेख को प्याजे ने स्कीमेटा कहा है। वही स्कीमेटा यहाँ पर डेविड ऑसबेल ने भी यूज किया है। इन्होंने इसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का नाम दिया है। वास्तव में ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स करते क्या हैं, तो कोई भी हमारे पास क्या है, एक ज्ञान है। यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी एक समय पर, एक प्रॉपर टाइम की बात हो रही है और किसी समय पर कोई टॉपिक की बात हो रही है और वो टॉपिक को लेकर के हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो उस टाइम पर कितना क्लियर है, कितना जो है स्थायी है और कितना जो है वो क्या है, सुव्यवस्थित है। इसको ही इन्होंने क्या किया है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का नाम दिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अभी क्या हो कि हम लोग क्या हैं,
कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक से संबंधित हमारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया। हमने जो है आज अगर ये टॉपिक पढ़ा और हमारा उस पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, तो हम कहेंगे कि आज हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, हमारा एक बार में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें अच्छी तरह से छपी नहीं है, आरेखित नहीं हो पाई हैं। तो आरेखित नहीं हो पाने पर यदि कोई हमसे जो है उस चीज़ को लेकर के कोई ज्ञान अगर प्रयोग करवाना चाह रहा है, या कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो हो सकता है उसके बारे में हम परफेक्टली आंसर ना दे पाएँ, क्योंकि हमारा उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन हम क्या करें कि हम अपने अध्ययन को और ऊपर बढ़ाते हुए उससे संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, जितना भी ज्ञान अवेलेबल है, हम उन सारे को पढ़ें और फिर उसको माइंड में उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाए कुछ समय बाद। तो फिर क्या होगा कि कुछ समय बाद अगर हमसे जो है उस ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई परिस्थिति हो, तो हम उस ज्ञान को वहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि उस टाइम पर जब 2 महीने 3 महीने पहले मुझसे ये बात पूछी जा रही थी, तो उस टाइम पे मेरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, ये एक समय के अंदर इसको बांधा जा रहा है कि एक प्रॉपर टाइम होगा, उस टाइम पर आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है किसी चीज़ को लेकर के। इसी को जो है यहाँ पे ऑसबेल ने क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का नाम दिया है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को लेके ये बात कर रहे हैं कि जो हम ये मॉडल बना रहे हैं, ये मॉडल इसलिए बनाया जा रहा है कि छात्रों में क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएं। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है कि वो समय विशेष पर विषय विशेष में किसी व्यक्ति का ज्ञान कितना स्पष्ट है, सुव्यवस्थित कितना है, कितना स्थायी है, ये जानने की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि ये होता क्या है, तो इसमें क्या है, अध्यापक जो है इसमें प्रत्यय विशेष कोई भी अगर उसको टॉपिक पढ़ाना है, उसको सिखाने के लिए विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि विषय वस्तु छात्र को सहज ही बोधगम्य हो जाती है। यानी कि यहाँ पे टीचर का रोल बढ़ता है कि टीचर क्या है, उसको वेल ऑर्गेनाइज करके किसी भी नॉलेज को, किसी भी कंटेंट को जो वो सिखाना चाह रहा है, वो उसको प्रेजेंट ही इस तरीके से करे बच्चों के सामने कि बच्चे के पहले क्या है, कुछ ना कुछ उसका पूर्व ज्ञान होगा। अब इस नए कंटेंट को बच्चे के पूर्व ज्ञान में क्या है, सामंजस्य बिठाना, उसको जो है उसके अंदर विलय करवाना है। तो इसके लिए क्या होगा, नए ज्ञान को जो है इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। तो इसको जो ऑर्गेनाइज करेंगे, हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक क्रम में करेंगे। तो इस पे क्रम में लगाएंगे, तो जो बच्चे के लिए जो हम नया ज्ञान दे रहे हैं, वो उसके अंदर जो पहले की जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उससे ये सारा नॉलेज क्या है, कनेक्ट होता चला जाएगा। तो जब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान कनेक्ट हो जाएगा, तब उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बन करके चलेगा। अगर हम यहाँ पर इसमें ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में जिक्र करें, तो उपग्रहण अधिगम सिद्धांत क्या है, वास्तव में अगर हम समझने का प्रयास करें तो उपग्रहण अधिगम सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित है, मीनिंगफुल लर्निंग। अब यहाँ पर ये वाली भी बात आती है, अर्थपूर्ण अधिगम क्या है। आप देखिए इसके सिद्धांत में भी है कि यह अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले हम यही जाने कि यह अर्थपूर्ण अधिगम क्या है। अर्थपूर्ण अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग इस तरह की लर्निंग है कि हम कोई ज्ञान को इस तरीके से अचीव कर रहे हैं कि जब कभी भी उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी अपने एक नॉर्मल लाइफ साइकिल में, हमें कभी भी अगर उस ज्ञान की ज़रूरत पड़े तो उस ज्ञान को यूज़ करने में हम कैपेबल हो पाएंगे, हम सक्षम हो पाएँ। तो इस तरह से अगर हमने किसी ज्ञान को अचीव किया है तो इस लर्निंग को हम मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। तो ये जो उपग्रहण सिद्धांत है, जिसको हम सबसम्शन थ्योरी कह रहे हैं, तो सबसम्शन थ्योरी में कह रहे हैं कि ये मीनिंगफुल लर्निंग से संबंधित है। इसमें क्या कर रहे हैं, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाता है कि वह अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में संप्रत्ययात्मक संरचना यानी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर बना सके। यानी कि यहाँ पे क्या है, मेन फोकस क्या है, प्रस्तुतिकरण पे है कि हम प्रस्तुतिकरण ऐसा करेंगे। वास्तव में मॉडल्स क्या होते हैं, कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका ही तो है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ऑसबेल के द्वारा कि हम कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि वो बच्चों के मस्तिष्क में
एक स्ट्रक्चर बना लेगा, कॉन्सेप्ट उसका जो है क्लियर हो जाए और उसका एक स्ट्रक्चर बन जाए। और जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर होगा क्या, और जब भी इस ज्ञान की आवश्यकता हो इसका प्रयोग किया जा सके। तो जब ज्ञान को हम प्रयोग कर लेंगे तो यही मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी। और ज्ञान को प्रयोग करने के लिए हम प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से देंगे कि उसके माइंड में कॉन्सेप्ट का एक स्ट्रक्चर बन जाए। अब सवाल उठता है कि हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कैसे करेंगे, ज्ञान को किस तरीके से, ऐसा हम किस प्रकार पढ़ाएं कि बच्चे के मन में कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर बने। तो इसके लिए जो है डेविड ऑसवेल ने जो विधि दी है वो क्या दी है कि ज्ञान को, जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको पहले आप समग्र रूप में, होलिस्टिक वे में, जनरल फॉर्म में जो है आप पहले उसको प्रोवाइड करिए और बाद में क्या करिए, एक एक करके सभी को उदाहरण दे दे करके विस्तार रूप में उसको आप स्पष्ट करिए। तो ये तरीका उन्होंने बताया है कि यदि हम इस तरीके से पढ़ाएं कि पहले हम ज्ञान को सामान्य रूप में, समग्र रूप में बता दें और फिर बाद में उसको समझाएं एक एक करके विस्तार से, और प्रत्येक का उदाहरण दे दे करके यदि हम समझाते जाएं तो इस तरीके से जो लर्निंग अचीव करेगा बच्चा वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। और इस तरह से पढ़ाने के सिद्धांत को हम जो है वो उपग्रहण सिद्धांत या सबसम्शन थ्योरी कहते हैं। चलिए हम आगे और चर्चा करें कि ये इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके दूसरी शब्दावली देखते हैं कि ये सिद्धांत में था एकीकृत सामंजस्य का सिद्धांत, इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन। तो इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन क्या होता है, नवीन तथ्यों, ज्ञान, विचारों का छात्र के पूर्व तथ्यों, ज्ञान, विचारों के साथ समन्वित और संबंधित होने की प्रक्रिया, यानी वो वाली प्रोसेसिंग जिसमें हम क्या करते हैं, छात्र के प्रीवियस नॉलेज और जो उसका न्यू नॉलेज है उन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाते हैं। तो कनेक्शन बैठाने की ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन कहते हैं। होता क्या है कि मैंने पहले बताया कि छात्रों के अंदर क्या है, स्कीमेटा बना हुआ है और उस स्कीमेटा से नए ज्ञान जो है उसमें जा कर के विलय हो जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन कहा जा रहा है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, किस प्रकार से हम प्रेजेंट करें कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान में जा कर के कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें ज्ञान को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। तार्किक क्रम कहने का मतलब है कि पहले जो है एक ज्ञान जो पहले से बना हुआ है छात्रों के मन में, उससे संबंधित थोड़ा सा हम सरल ज्ञान दें, फिर धीरे धीरे करते हुए हम जटिल अवस्था में जाएं। अगर हम इस तार्किक क्रम में प्रस्तुत करते हैं और फिर कौन सा ज्ञान पहले देना है, पहले वो देना है जो ज्ञान पहले से छात्र जानता है, उससे कनेक्ट करने वाला ज्ञान, पहले कौन सा ज्ञान देना है, फिर उसके बाद किस तरह का ज्ञान दे उसके बाद। तो ये जो एक क्रम बन रहा है, तार्किकता का जो एक क्रम बन रहा है, अगर हम उस तरीके से क्रम में जो है इसको प्रस्तुत करेंगे तो इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा उद्देश्य है अग्रिम संगठन का वो यही है। इसीलिए तो हम पहले से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, पहले से हम ये देख लेते हैं कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है और उस आधार पर हम अपने कंटेंट को क्या है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो है इसमें इसके शब्दावलियों में है। बाकी अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है वो मैंने बता दिया कि ज्ञान ऐसा जो जीवन में काम आ जाए, कहीं पर भी जब उसकी ज़रूरत हो, तो उस तरह की लर्निंग को हम मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। और साथ में इसमें क्या था, मॉडर्न कॉग्निटिव। तो मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी अपने आप में एक अलग चैप्टर है जो जीन पियाजे ने दिया हुआ है, उसकी चर्चा फिर कभी होगी। अब हम ये जो है आगे बढ़ते हैं कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है इसका एलिमेंट्स क्या हैं। तो हम जैसा कि पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी टीचिंग मॉडल का जो एलिमेंट होता है वो फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम, इस तरह से जो है इसको हम कैटेगराइज करके इस पूरे एलिमेंट को इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक एक करके चर्चा करें कि इसका फोकस कैसा है, इसके सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
और इसका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका सोशल सिस्टम क्या है और सपोर्ट सिस्टम इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले फोकस की चर्चा करते हैं। ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, इसका जो फोकस है, जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत ये मॉडल बनाया गया है, इसमें उद्देश्य है प्रत्ययों और तथ्यों का बोध कराना। क्योंकि इस जो है टीचिंग मॉडल की फैमिली क्या है इसमें कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में ये आता है। तो जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में यही होता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे हम प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ अचीव करवाएं। तो यही इसका पहला फोकस है, प्रत्ययों और तथ्यों का बोध कराना। फिर दूसरा इसका फोकस होगा ज्ञान पुंज में संबंध स्थापित करना। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बना रहा है माइंड में ये मॉडल। तो इससे क्या हो रहा है कि जो छात्रों में जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उनका पूर्व ज्ञान है, वो नवीन ज्ञान से क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है। जा करके नवीन ज्ञान जो है वो पूर्व ज्ञान से कनेक्ट हो रहा है। तो इससे जो ज्ञान पुंज है जो छात्रों का, उसमें जो है वो संबंध स्थापित होता है। और तीसरा इसका फोकस होगा कि पाठ्य वस्तु को रोचक और सार्थक बनाना। क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग की ये बात कर रहा है और इसको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, ताकि छात्रों का इंटरेस्ट जो है वो पूरे मॉडल में बना रहे। पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रोचक जो है छात्रों का इंटरेस्ट बना रहे। अब ये तो इसका फोकस हो गया। अब हम अगर बात करें कि इसके सिंटैक्स में क्या आता है और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के सिंटैक्स में क्या आता है, तो इसके सिंटैक्स को हम 3 फेजेज में मेनली बांट करके पढ़ सकते हैं। तो इसके फेज़ 1 में आता है, फेज़ 1 में विषय सामग्री का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी मॉडल को किस तरीके से परफॉर्म हमें करवाना है क्लासरूम के अंदर। तो इसके लिए हम विषय सामग्री का संगठन करेंगे, फिर अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। उसके बाद थर्ड फेज आता है संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करना, फोर्टिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, इसको हम फोर्टिफाई करेंगे। तो देखते हैं कि ये सारे जो तीन फेजेस हैं इसमें 1 बाय 1 इसमें क्या आता है। तो फेज़ 1 में हम सबसे पहले क्या है कि विषय सामग्री का संगठन करेंगे। हम पहले कंटेंट को क्या है ऑर्गेनाइज करेंगे। अब सवाल उठता है कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो कोई भी कंटेंट अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले हमें ये तो देखना होगा ना कि हमें क्या कंटेंट पढ़ाना है और क्या जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है और छात्रों के लिए कितना वो यूज़फुल है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छा कंटेंट चुनेंगे। फिर उस कंटेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को हम 1 बाय 1 जो है इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले फेज़ 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे कि जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं लेसन में, उस पूरे लेसन का हमारा क्या है, उद्देश्य क्या रहेगा। अगर हम वो कंटेंट सिखा देंगे तो इससे छात्रों का क्या अचीवमेंट प्राप्त होगा, छात्रों को क्या अचीव होगा। फिर दूसरा क्या है, जब हम उद्देश्यों को स्पष्ट कर देते हैं तो शिक्षण सामग्री को अब क्या करेंगे, हम पढ़ाए जाने के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जिस तरीके से हमें पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाए जाने के क्रम में अब जिस तरीके से भी हमें पढ़ाना है उस पूरे क्रम में एक तार्किक क्रम की, जैसे कि यहाँ पहले ही बात हो रही है कि हमें क्या है, अगर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करना है तो हमें उसको एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए हम पढ़ाए जाने के क्रम में इसको पहले व्यवस्थित करेंगे पूरे ज्ञान को। और अभी यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये अभी क्लासरूम के अंदर नहीं हो रही है, ये यहाँ क्लास रूम में जाने से पहले ही उसके उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है और पढ़ाए जाने के क्रम में इसको व्यवस्थित किया जा रहा है। फिर क्या करेंगे, पहले प्रमुख शिक्षण बिंदु प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पे क्लासरूम के अंदर हम पहुँचे, पहले से एडवांस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज कर लिया और अब हम क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं। तो हम क्लासरूम में एंटर करने के लिए फिर हम जो है पहले क्या पढ़ाएंगे, पहले जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं पहले हम उसे जो है प्रस्तुत कर देंगे कि आज हमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और तो प्रमुख शिक्षण बिंदु प्रस्तुत करके अब जो है धीरे धीरे क्रम से हम जो है इसमें जो भी हमारे विचार विश्लेषित हैं, जो उदाहरण है, अब हम इसको विस्तृत रूप में
प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले पूरे ओवरऑल कहने का मतलब है जैसे कि अभी हमें कोई भी कंटेंट पढ़ना होता है तो हम उस कंटेंट की एक तरीके से रूपरेखा डिस्कस करते हैं कि हम इस मॉडल में हम जो है इस क्लास में आज ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। तो पहले जो है मोटे मोटे तौर पर जो पूरा उसका सामान्य ज्ञान है वो दे दिया जाता है, जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, यानी उसके बाद फिर उसको विश्लेषित विचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, इसी को अगर मैं अपने एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यहाँ क्या है, मैंने कहा कि इसके एलिमेंट्स में एक सिंटैक्स होता है और फिर सिंटैक्स को 3 फेजेस में बांटा गया है। फिर मैंने जनरली इसके तीनों पॉइंट कह दिए कि हाँ इसमें 3 फेजेस होते हैं और तीनों के मैंने नाम दे दिए। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, फिर मैंने पहले इसका नाम बता दिया, विषय सामग्री का संगठन। अब इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो यही एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस मॉडल में कि हम क्या करेंगे, पहले प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं, पहले उसे प्रस्तुत कर लेंगे, उसके बाद फिर सबको एक एक क्रम से जो उसके विचार हैं, जो विश्लेषण है, जो उदाहरण है, उसको हम अब विस्तार से सबको प्रस्तुत करेंगे। तो ये फेज़ 1 हो गया। अब फेज़ 2 में चल रहे हैं हम। फेज़ 2 में अब हम क्या करेंगे, फेज़ 2 में क्या है, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण। यहाँ क्या है, यहाँ पहले ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पर एक और है, यहाँ फेज़ 1 में एक और है यहाँ पे। और क्या करेंगे हम कि अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का पता लगाते हैं। तो देखिए कोई टीचिंग मॉडल वगैरह, वो लेसन प्लान वगैरह हम बनाते हैं तो वहाँ पर भी तो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो बनाते हैं वो उससे पहले हम उसके पूर्व ज्ञान को चेक करने के आधार पे ही तो हम प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करते हैं। और ये हमारा ये होता है कि यहाँ पे जो प्रश्नों को हम पूछ रहे हैं छात्र इतने आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये उनके प्रीवियस नॉलेज में पहले से ही ये सारा ज्ञान मौजूद है। तो वहाँ पे क्या है, फिर उसको कनेक्ट करते करते धीरे धीरे जो है हम उनको वहाँ पे लेके आते हैं जहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं और उसका आंसर फिर उन्हें पता नहीं होता है। तो ये क्या है, अब जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अब हम उसको पढ़ाएंगे। तो ये नया ज्ञान हुआ जो उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होता हुआ चला आ रहा है। तो कोई भी हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉडल से ही वो संबंधित होता है। तो यहाँ भी क्या है, अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का हम पता लगाएंगे। फिर हम फेज़ 2 में आएंगे। फेज़ 2 में क्या किया जाता है, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमने उद्देश्य यहाँ पे बना दिए हैं कि पाठ में ये उद्देश्य होगा, उसको प्राप्त करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, तार्किक क्रम में। ठीक है, प्रस्तुतिकरण को अब हम तार्किक क्रम में करेंगे। अब देखिए तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे जो छात्र है, छात्र वो उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित करता है और उसको वो आत्मसात करता है, एसिमिलेट करता है। जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके वो नए ज्ञान को देखता है और उसको फिर धीरे धीरे वो एसिमिलेट करता है और छात्रों को सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान की ओर यहाँ पे निर्देशित किया जाता है। पहले ही कहा कि पहले क्या है, प्रमुख शिक्षण बिंदुओं को पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर एक एक शिक्षण बिंदु को हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे, एनालाइज करेंगे, उसके विचार प्रस्तुत करेंगे, उसका उदाहरण देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान की ओर हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में हम क्या करेंगे, फेज़ 3 में फेज़ 3 क्या है, संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करना। यानी अब जो उनके अंदर जो स्कीमेटा टाइप चीज़ें जो बनी हुई हैं उसको हम और ज़्यादा फोर्टिफाई करेंगे और ज़्यादा उसको जो है सुदृढ़ करेंगे ताकि जब कभी भी ज़रूरत हो तब वो चीज़ें यूज हो सके। यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग बनाने के लिए हम ये वाला स्टेप लेते हैं, इसको हम फोर्टिफाई करते हैं। तो अब फोर्टिफाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फेज़ 3 में क्या है, इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन। इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन हमने पहले पढ़ा, क्या है, इंटीग्रेटेड नवीन तथ्यों ज्ञान विचारों का पूर्व तथ्यों ज्ञान विचारों के साथ समन्वित हो जाना, संबंधित हो जाना, इसी प्रक्रिया को हम इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन कहते हैं। तो इसी का प्रयोग करके छात्र के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके
फिर उसको सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम क्या करेंगे, चार्ट का यूज़ करेंगे, रेखांकन, उसको अंडरलाइन कर देना, पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे हम। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या है, हमने पहले जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है या जो प्रीवियस नॉलेज है उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, और अप्लाइड स्तर के जो है अप्लाइड लेवल के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि अगर इस कंडीशन में हम हो तो हम क्या करेंगे, और फिर सारांश हमने पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है बच्चों से पूछते हैं ताकि उनके जो ज्ञान हमने जो उनको प्रदान किया है वो ज्ञान क्या हो जाए, और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए। जो पढ़ाया है उससे हमने पूछ लिया, बोधात्मक प्रश्नों के रूप में या पुनरावृत्ति प्रश्नों के रूप में हमने पूछ लिया, अनुप्रयोगात्मक रूप में हमने उसको पूछ लिया, हमने चार्ट दिखाए, मॉडल्स दिखाए। तो इन सारी चीज़ों से बालक जो ज्ञान जो वो लेकर के बैठा है वो सारा ज्ञान क्या है, सुदृढ़ हो जाता है, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम चार्ट, मॉडल या इस तरह की चीज़ें हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि छात्रों को जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। तो उसके बाद ये कह रहे हैं आगे कि प्रारंभ में जो ज्ञान हम देते हैं, पहले जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान क्या होता है, अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। यानी पहले हम उनको नियम बता रहे हैं या सामान्य रूप में चीज़ें बता रहे हैं, तो वो ज्ञान क्या है, अभी अमूर्त है। अभी बच्चा उसके बारे में केवल सोच सकता है, उसको सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा ये जैसे जैसे प्रोसेसिंग आगे बढ़ती जाती है, हम क्या करेंगे, विभिन्न जो चार्ट वगैरह दे रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं, इससे जो है उनके अंदर वो मूर्त रूप में वो विकसित हो जाता है। तो प्रारंभ में ज्ञान क्या है, अमूर्त होता है, और धीरे धीरे विभिन्न उदाहरणों द्वारा इसे मूर्त रूप में स्पष्ट किया जाता है। यानी पहले वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट से फिर वो कंक्रीट हो जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जो है दिशा में ये चल रहा है। इसीलिए ये जो प्रतिमान है, ये जो मॉडल है, वो निगमनात्मक अधिगम सिद्धांत यानी डिडैक्टिक लर्निंग थ्योरी पर आधारित है। तो यदि पूछा जाए कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस तरह के लर्निंग थ्योरी को फॉलो कर रहा है, तो ये डिडक्टिव लर्निंग थ्योरी को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है, तो निगमनात्मक सिद्धांत यहाँ पे अपनाया जा रहा है। निगमनात्मक क्यों अपनाया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, पहले सामान्य वस्तुओं को प्रेजेंट कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान को दे रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसको कंक्रीट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह के लर्निंग को हम डिडक्टिव लर्निंग कहते हैं। अब आगे हम और चर्चा करें। अभी यहाँ पे ये सिंटैक्स हुआ है, फिर इसका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन और फिर सपोर्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम, ये सब क्या है, हम इसको भी चर्चा करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी कि छात्र और अध्यापक के बीच में किस तरीके से रिएक्शन होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे इंटरेक्शन होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षक यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील है और वो एक पूरी प्रक्रिया में क्या है, नियंत्रक की भूमिका में देखा जा रहा है। क्यों अतिक्रियाशील है, क्योंकि ये सारा कुछ भी जो भी कंटेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये सारा कुछ टीचर ही पहले से ही डिसाइड करके ले आ रहा है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में नियंत्रण भी उसी का है और एक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टीचर की देखी जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि टीचर एक्टिव ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव हैं, तो नहीं, पैसिव नहीं है, बस वो क्या है, टीचर की तरह एक्टिव नहीं है। टीचर जो है बना बनाया ज्ञान उनको एक सीक्वेंस में लगा करके प्रस्तुत कर रहा है। अब क्या है, आगे देखिए, वह पाठ्य वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करेगा कि छात्र नवीन ज्ञान को पूर्व अर्जित ज्ञान से संबद्ध कर सकेगा और मुख्य शिक्षण बिंदुओं को वो संक्षिप्त कर सकेगा और नवीन प्रत्ययों को भली भांति वो समझ सकेगा। तो इस तरह से बच्चे कर पाएँ, इस तरह की कैपेबिलिटी बच्चों में आ जाए, इसलिए टीचर जो है इस तरीके से कंटेंट को वो प्रेजेंट
करेगा। यहाँ पे छात्र क्या करेंगे, छात्रों की भूमिका यहाँ पे प्रस्तुत किए गए ज्ञान और संप्रत्यय को ग्रहण करना और उसको समझना है। यानी कि टीचर का रोल है कि कंटेंट को हम इस तरीके से इस वे में प्रेजेंट करें कि वो छात्रों के लिए भली भांति बोधगम्य हो जाए, छात्र उसको जो है अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाएँ, उसको मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएँ, ये सारा कुछ कर पाएँ। और बच्चों का क्या रोल है यहाँ पे कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया सिखाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरह से समझें और उसको जो है अपने मस्तिष्क में आरेखित करें। तो यहाँ पे क्या है, छात्रों का जो छात्र इस पूरे ज्ञान से क्या है इंटरेक्ट होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे इसका सोशल सिस्टम क्या है सामाजिक प्रणाली में, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक तार्किक क्रम में ज्ञान को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, और छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र उस प्रस्तुत किए गए ज्ञान को इंटरेक्ट करके ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो पूरी क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट में हमें मिल रहा है वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होगा, पूरी तरह से कक्षा अनुशासित होगी और सुव्यवस्थित होगी, क्योंकि प्री डिटरमाइंड है कि क्या चीज़ पढ़ना है और छात्र भी जानते हैं कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे क्या है, अनुशासित और सुव्यवस्थित हो गई। फिर क्या है, शिक्षक का पूरी कक्षा पर यहाँ पे नियंत्रण होगा। छात्र क्या है, छात्र विषय वस्तु से अंतःक्रिया करते हैं, और ये जो अंतःक्रिया है वो किस रूप में होगी, तो अंतःक्रिया होगी शिक्षक छात्र, यानी पहले टीचर छात्र से इंटरेक्ट करेगा, फिर स्टूडेंट क्या होंगे, वो कंटेंट से, छात्र विषय वस्तु से अंतःक्रिया करेंगे, उसके बाद फिर छात्र शिक्षक से जो है वो अंतःक्रिया करेंगे कि उन्हें चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं, एक फीडबैक के रूप में। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे देखें तो पूरी कक्षा जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे संपन्न हो रही है और यहाँ पे कोई भी अनुशासनहीनता जैसी परिस्थितियाँ वो नहीं आ रही हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, मूल्यांकन या समर्थन प्रणाली हम कहें इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट वे में लेकर के आ रहे हैं। तो किसी भी अमूर्त धारणा को मूर्त रूप देने के लिए जो सारी चीज़ें जो हैं सक्षम होंगी, कैपेबल होंगी, वो सारी कुछ यहाँ पे जो है यूज़फुल होने वाली हैं। तो इसलिए यही उसका सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे साधन सामग्री जो अमूर्त से मूर्त रूप देने में सक्षम हो, वही इसके क्या हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन किस पे आधारित होगा, वो अनुदेशन पे आधारित है, यानी इंस्ट्रक्शन बेस्ड यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जा रहा है। और यहाँ पे परीक्षाएं कैसी होंगी, परीक्षाएं होंगी लिखित और मौखिक प्रकार की। अगर हम देखें कि इस पूरे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज़ बहुत सारे हैं। देखिए हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए क्या है, ज्ञानात्मक और तथ्यात्मक विषय वस्तु के शिक्षण में उपयोगी है। यदि हमें कोई ऐसा कंटेंट पढ़ाना है जो क्या हो, फैक्चुअल हो, और वहाँ पे जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बनाने की बात हो, तो वहाँ पे ये वाला जो है मॉडल हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, छात्रों की अर्थ ग्रहण क्षमता को ये मॉडल क्या है, बढ़ाता है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग में ये सहायक होता है। छात्र अगर कोई भी ज्ञान को अगर एक्वायर कर जो है अचीव कर रहा है, तो उस ज्ञान को वो अपने लाइफ में जो है वो यूज़ कर सकता है। इस तरह की लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। और क्या है, ये अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने में सहायक है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में सामंजस्य बिठाता है, और साथ में देखिए यहाँ पे एक्सपोजिटरी लर्निंग में ये उपयोगी है। तो एक्सपोजिटरी लर्निंग ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच जो होता है, लर्निंग का ट्रांजैक्शनल अप्रोच, उसके अंतर्गत एक्सपोजिटरी लर्निंग आती है। एक्सपोजिटरी लर्निंग में क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है जो कंटेंट को इस वे में प्रेजेंट करता है कि छात्रों को वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाए और फिर जब चाहे वो उसको यूज़ कर ले। तो इस तरह की लर्निंग को हम एक्सपोजिटरी लर्निंग कहते हैं, जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो एक्सपोजिटरी लर्निंग में कौन सा मॉडल यूज़ होता है, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये क्या है, ये इसके माध्यम से कम समय में अधिक सामग्री का प्रस्तुतिकरण संभव है।
ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कम समय में कि क्लासरूम में क्या है, पहले से ही ऑर्गेनाइज, प्री ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट को हम वहाँ पे क्लासरूम में लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम ख़राब नहीं हो रहा है। और अगर 40 मिनट की यहाँ पे क्लास है तो उस पूरे 40 मिनट की क्लास को अच्छी तरीके से नॉलेज देने में पूरी यूज़ होने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने हैं और टीचर को एक्स्ट्रा टाइम भी देना है, लेकिन स्टूडेंट के लिए और एक पूरे जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या क्लासरूम के टाइमिंग के लिए ये क्या है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे एक तो मतलब टाइम की बचत होती है, यहाँ हमारे सिलेबस को कंप्लीट होने के लिए अच्छे प्रकार से हमें समय यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ाते हैं तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के अंतर्गत तो चीज़ें जो हैं व्यवस्थित तरीके से क्लासरूम जो है कंडक्ट हो पाती है, बड़े ही अनुशासित तरीके से। तो यहाँ पे एक आप यूज़ और बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम में जो है अनुशासन अच्छी प्रकार से बना रहता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो इस तरीके से हमने जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को किसने प्रस्तुत किया है, तो डेविड ऑसवेल ने प्रस्तुत किया है, 1963 में प्रस्तुत किया है। इसके फोकस, सिंटैक्स, इसमें एलिमेंट्स के अंतर्गत इसमें फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम आते हैं। फिर इसके यूजेस हमने इतनी सारे डिस्कशन करी है और ये जो किन सिद्धांतों पे आधारित है हमने इसको भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको हमारी ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करें। हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।